नमस्कार फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब में। बायोलॉजी की श्रृंखला में भाग 5 में आज हम द सीड्स प्लांट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले 4 वीडियो बायोलॉजी से संबंधित अपलोड की जा चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं। और हमारी यह जो सीरीज है वह एग्ज़ाम के पूर्व रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा ई बुक के माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हैं और ई बुक के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। वे पौधे जिसमें बीजांड कालांतर में विकसित होकर बीज बनाते हैं क्या कहलाता है? तो वैसे पौधे का नाम बताना है जिसमें बीजांड जो है कालांतर में बाद में बीज बन जाता है। तो ऐसे पौधे को कहा जाता है नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। पादप जगत के स्पर्मेटोफाइटा प्रभाग में सबसे पुराने पौधे किसे माना जाता है? तो स्पर्मेटोफाइटा विभाग में देखा जाए तो सबसे पुराना पौधा जिम्नोस्पर्म को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म की शंकुधारी जातियां वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है कोनिफर। नेक्स्ट प्रश्न है, नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 इसके प्रमुख वर्ग हैं, पहला साइकेड और दूसरा कोनिफर। अगला प्रश्न है, रेजिन तारपिन का तेल किससे प्राप्त होता है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह प्राप्त होता है चीड़ अथवा पाइन से। अस्थमा तथा श्वसन रोगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली एफ्रेडिन औषधि किससे प्राप्त होती है? तो यह औषधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है और इस औषधि को प्राप्त किया जाता है एफ्रीडा नामक पौधे से। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साबूदाना साइकस रिवोल्यूटा और मेट्रोजाइलोन रूफी द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे के विभिन्न भागों का जो अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। अगला प्रश्न है, अंकुरण के समय पौधे के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बीज में अंकुरण होता है तो उसके किस भाग से जड़ का निर्माण होता है? तो यह है मूलांकुर यानी कि रेडिकल। नेक्स्ट है, उत्पत्ति एवं आकार के आधार पर जड़ें कितनी प्रकार की होती है? तो जड़ को देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो और भी देख लेते हैं इसके संबंध में। मूसला जड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूसला जड़, जिसे कि टैप रूट कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है और यह मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो मूसला जड़ के आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मूसला जड़ में एक प्राथमिक जड़ होती है जो सीधे अपेक्षाकृत मोटी होती है और वह सीधे जाती है, और प्राथमिक जड़ जो होता है उससे द्वितीयक जड़ निकलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये द्वितीयक जड़ है, और द्वितीयक जड़ से जो उपशाखा निकलती है वह तृतीयक जड़ कहलाती है। तो इस प्रकार मूसला जड़ की जो संरचना होती है। इसके बाद बात करते हैं अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटिटियस रूट्स। तो इसके बारे में देखा जाए तो यह प्रांकुर से विकसित होता है। तो अपस्थानिक जड़ को आप यहाँ देख सकते हैं और यह जो है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो यह दोनों जड़ है और दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। आगे बात करते हैं मूसला जड़ के प्रकार के बारे में। तो मूसला जड़ के कैसे प्रकार है? तो सबसे पहले देखते हैं शंकु आकार जड़। तो शंकु के आकार का जो जड़ होता है इसमें आधार की ओर यह जड़ मोटी होती है और किनारे पर यह पतली होती जाती है, कि जैसे कि देखा जाए तो गाजर। तो गाजर को आपने देखा होगा। तो ये आधार जो है इसका, ये आधार यहाँ पर आधार की ओर यह मोटी होती है और किनारे की ओर जैसे जैसे नीचे जाएंगे यह पतली होती जाएगी। तो इस तरह से होती है। दूसरा अगर बात करें कुंभी रूपी जड़, तो यह आधार पर फूली हुई होती है यानी कि गोलाकार होती है और शीर्ष पर यह पतली होती जाती है, जैसे कि सलजम या चुकंदर। तो सलजम या चुकंदर को आपने देखा होगा। तो चुकंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आधार है यह कितनी फूली हुई है, ठीक है। और जब इसका शीर्ष की ओर जाते हैं तो शीर्ष की ओर यह एकदम पतली होती जाती है। तो ये इस प्रकार की जो जड़ कहलाती है वह कुंभी रूपी जड़ कहलाती है। आगे चलते हैं,
तुर्क रूपी जड़ के बारे में बात करते हैं तो तुर्क रूपी जड़ जो होती है वह मध्य में फूली हुई और आधार और शीर्ष की ओर पतली होती है, जैसे कि मूली। तो मूली को अगर आप देखें तो ये जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में अपेक्षाकृत यह फूला हुआ आता है और यह आधार की ओर और शीर्ष की ओर अपेक्षाकृत पतली होती है। तो ये जड़ आपको याद रखने हैं। चौथे अगर बात करें चौथे जड़ के बारे में तो श्वसन मूल। तो श्वसन मूल क्या होता है? श्वसन मूल द्वितीयक जड़ होते हैं। ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। तो जड़ हम जैसा कि देखते हैं तो जड़ सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर वृद्धि करता है, लेकिन जो श्वसन मूल होता है यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वृद्धि करता है। जैसे कि सुंदरी का पेड़, तो सुंदरी का पेड़ का आप जड़ अगर देखें तो जमीन के वह ऊपर रहता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से श्वसन मूल कहलाता है। आगे चलते हैं, किस प्रकार की जड़ों में कैम्बियम का अभाव पाया जाता है? तो कैम्बियम का अभाव पाया जाता है एक बीजपत्री जड़ में। किस प्रकार की जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है? तो द्वितीयक वृद्धि जैसा कि हमने जड़ में देखा तो जड़ में एक बीजपत्री जो जड़ होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। पौधों में अंकुरन के समय किस भाग से तना बनता है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में जब अंकुरन होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लम है, ठीक है, और यही आगे जाकर तना बनता है। देखिए इस प्रकार से। तो हमारा सही उत्तर है प्रांकुर। तो प्रांकुर से तना बढ़ता है और जो रेडिकल होता है जो नीचे की ओर जाता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन वह जड़ बनाता है, और प्रांकुर जो है वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर जाता है और यह तना बनाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। आगे बात करते हैं, भूमि पर स्थिति के अनुसार तना कितने प्रकार का होता है? तो तना भी देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार होते हैं तने के। तो कुछ तने के महत्वपूर्ण प्रकार देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 यहाँ पे हैं भूमि की स्थिति के अनुसार तना के प्रकार। तो पहला है भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो तने का यह भाग भूमि के अंदर पाया जाता है, जैसे कि आलू। तो आलू क्या है? आलू एक प्रकार का तना है और यह भूमि के अंदर पाया जाता है, तो इसे भूमिगत तना कहा जाता है। दूसरा है अर्धवायवीय तना। तो इस प्रकार का जो तना होता है उसका कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग भूमि के बाहर होता है, जैसे कि दूब या जलकुंभी। तो इनको हम अर्धवायवीय तना मान सकते हैं। तीसरी बात करें तो वायवीय तना यानी कि एरियल स्टीम्स। तो इसके बारे में देखा जाए तो संपूर्ण तना जो होता है वह भूमि के ऊपर होता है। तो वायवीय तना जो होता है वह संपूर्ण तना भूमि के ऊपर होता है। आगे बात करते हैं, आलू किस प्रकार का तना है? तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आलू स्तंभ कंद है यानी कि स्टेम ट्यूबर। हल्दी अदरक किस प्रकार का तना है? तो यह प्रकंद है, राइजोम है। प्याज लहसुन किस प्रकार का तना है? प्याज और लहसुन को रखा गया है शल्ककंद यानी कि बल्ब की श्रेणी में। तो यह एक प्रकार का शल्ककंद तना की श्रेणी में रखा गया है प्याज और लहसुन। नागफनी किस प्रकार का तना है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नागफनी प्रनाभ स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सामान्यतः एक पुष्प कितने प्रकार की रूपांतरित पत्तियों का बना होता है? तो 4 प्रकार की रूपांतरित पत्तियों से एक पुष्प बना होता है। पहली बात करें तो बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की सबसे बाहरी हरी पत्तीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो किसी भी फूल को आप देखें तो इसकी सबसे जो बाहरी संरचना होती है जो हरा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है बाह्य दल, सेपल्स। नेक्स्ट है बाह्य दल पुंज क्या होता है? तो बाह्य दल पुंज क्या होता है? तो बाह्य दल का जो समूह होता है वह बाह्य दल पुंज कहलाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है यह। आगे बात करते हैं, किसी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है? तो किसी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज ही होता है। जिन पुष्पों में चारों प्रकार के चक्र होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो पुष्प के जो 4 चक्र की हमने चर्चा की, तो वो चारों चक्र अगर किसी पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस चक्र का मुख्य कार्य परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना है? तो पुष्प में देखा जाए तो परागण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और परागण का जो कार्य होता है पुष्प में वह दलपुंज के द्वारा किया जाता है। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पुष्प का आवश्यक अंग कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो यह पुमंग, एंड्रोशियम और जायंग यानी कि जाइनोसियम। तो पुमंग और जायंग को पुष्प का आवश्यक अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
पुमंग का निर्माण किससे होता है? तो पुमंग का निर्माण पुंकेसर से होता है। पुष्प का नर जननांग कौन सा है? तो पुष्प में जो नर जननांग होता है वह पुंकेसर कहलाता है, स्टेमेन। पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जायांग, जाइनोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो आवृतबीजी पौधा है वह है लेमना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? माफ कीजिए, यहां पर आपको सबसे बड़ा रखना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो आवृतबीजी पौधा है वह है यूकेलिप्टस। आगे चलते हैं, ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, एंड्रोवेडा, ये सब क्या है? एल्ड्रोवेडा, ये सभी देखा जाए तो कीटहारी पादप है, यानी कि ऐसे पौधे हैं जो कीटों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस का अन्य नाम क्या है? पार्थेनियम हिस्टोफोरस को अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम है कांग्रेस घास। नेक्स्ट है, प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार किस फसल को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह माना जाता है गेहूं को। अगला प्रश्न है, नए संसार की प्राचीन संसार का उपहार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मक्का को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सबसे छोटा बीज किसे माना जाता है? तो सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है, सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीज किसे माना जाता है? यह है लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज माना जाता है लोडोसिया। नेक्स्ट है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटे फूल की बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है, तो वो यह होता है वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा फूल होता है। और सबसे बड़े फूल, सबसे बड़े पुष्प, फ्लावर की बात करें तो यह होता है रिफ्लेशिया। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? तो किसकी पत्ती सबसे बड़ी होती है? तो यह है विक्टोरिया रेजिया। तो ये थे बायोलॉजी से संबंधित भाग 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित ही यदि एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो सामान्यतः सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है और आपको एग्जाम में अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा प्रश्नों को हल करने में। तो इसी के साथ हमारी यह भाग 5 समाप्त होती है। नेक्स्ट भाग के साथ बहुत जल्द लाएंगे और जो प्रैक्टिस सेट है वह भी हमारा अभी चलता रहेगा अल्टरनेट। थैंक यू वेरी मच।